देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आपका स्वागत है। कोई पापी होगा तो वो कितने पाप छिपाएगा? शायद एक भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि दुनिया की नजर उसी पर है। पर जो हिमाकत उसने इस बार की है वो बहुत बड़ी है। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी पिछले 9.5 घंटे से गायब हैं। पाकिस्तान सरकार को भारत ने इस घटना की इत्तला दे दी है। भारतीय उच्चायोग को आशंका है कि ये दोनों अधिकारी अगवा किए गए हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इमरान सरकार की यह हरकत सिवाय बौखलाहट के कुछ भी नहीं। आज की अड़ी में हम पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा है, और अगर ऐसा है तो भारत की वीर सेना पाकिस्तान को न बॉर्डर पर छोड़ती है न पाकिस्तान के भीतर छोड़ेगी। हमारे साथ दोनों ही मुल्कों से बेहद खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने एक बार फिर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दुनिया के सामने हर बार अपनी हरकतों के कारण बेनकाब हो चुके इमरान खान ने भारत के खिलाफ जो साजिश रची वो उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, चाहे ये तनाव सीमा पर हो या फिर कूटनीतिक, सामरिक, वैश्विक स्तर पर हो। और अगर ऐसे ही माहौल में पाकिस्तान में ISI के इशारे पर इमरान खान के गुर्गे कोई भी ऐसी हरकत करते हैं जिससे भारत को चोट पहुंचती है, तो तय मानिए इस चोट का जवाब करारा मिलेगा। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी गायब हैं। आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास CISF के 2 ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर निकले, लेकिन जहां उन्हें पहुंचना था वो वहां नहीं पहुंचे। 9 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद दोनों अधिकारियों की कोई खोज खबर नहीं मिलने पर आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं कर लिया गया। भारत सरकार ने दोनों ड्राइवर के लापता होने की खबर पाकिस्तान सरकार को दे दी है। दरअसल पाकिस्तान की बौखलाहट के पीछे दिल्ली में रंगे हाथ जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारी हैं, जिन्हें 2 हफ्ते पहले ही करोलबाग से गिरफ्तार करके पर्सोना नॉन ग्रेटा के तहत पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। देखना ये चाहिए कि डिप्लोमेट्स को जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक प्रोटेक्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान जेनेवा कन्वेंशन फॉलो नहीं करता, डिप्लोमेटिक नाइसिटीज फॉलो नहीं करता। तो ज़रूरत यह है कि ये जो डिप्लोमेटिक चीज़ें जो पाकिस्तान हमारे डिप्लोमेट्स के साथ कर रहा है, अनडिप्लोमेटिक चीज़ें, ये हमने दुनिया के सामने रखनी चाहिए, वर्ल्ड बॉडीज़ को दिखाना चाहिए, सभी दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट है। इस घटना की वजह से इमरान सरकार की पूरी दुनिया में थू थू होने लगी। लिहाजा बेचैन और बौखलाए इमरान और बाजवा ने ISI की मदद से भारतीय राजनयिकों को परेशान करना, उनका पीछा करना शुरू करवा दिया। इस्लामाबाद में हालात मुश्किल और खतरनाक पैदा होने लगे। भारत ने ऐसी घटना पर पाकिस्तान से आपत्ति जताई। पाकिस्तान सरकार को एक नोट लिखा और चेतावनी देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान सरकार की ये हरकत वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। दोनों देशों में राजनयिकों की सुरक्षा उस देश की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने इस्लामाबाद में उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सरकार को कहा है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम देखें इस साल के शुरुआत में, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार की जो गोलाबारी होती है वो भी बहुत बढ़ गई। पाकिस्तान अपनी पैदाइश के साथ ही खुराफाती हरकतों के लिए कुख्यात है, कभी बड़बोलेपन से, कभी बचकानी हरकतों से और कभी सीमा पर बम, गोला और बारूद बरसाकर। इस बार भी उसने ऐसी ही गलती दोहराई है, जिसका जवाब हिंदुस्तान जरूर देगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा के लिए खास मेहमान शाहनवाज हुसैन साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ होंगे। इफ्तिखार गुज्जर, प्रवक्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। जावेद गफ्फारी पाकिस्तान के पत्रकार हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। विवेक काटजू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले
इससे पहले कि मैं सवालों को लेकर अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान के एक चैनल जियो न्यूज़ ने खबर चलाई जिसके मुताबिक ये जो डिप्लोमेट 8:30 बजे सुबह किसी काम के लिए निकले थे और फिर अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे थे, उनको ओवर स्पीडिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि दोनों अधिकारियों से कोई पूछताछ नहीं की गई है और ना ही उनका कोई शोषण किया गया है। पाकिस्तान पुलिस का आरोप है कि तेज गाड़ी चलाने और एक शख्स को टक्कर मारने के आरोप में दोनों अधिकारियों को इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया था। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस वियना कन्वेंशन की गला फाड़ बातें की जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा किया जाना जो ये किया गया 2 भारतीय डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स के साथ, वो भी सही नहीं है। क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। शाहनवाज हुसैन साहब, इसको लेकर भारत ने ऐतराज जता दिया है। इनफैक्ट ये मुस्तकिल चल रहा एक सिलसिला है जिसमें हिंदुस्तान ने कई दफा चिट्ठियां लिखकर, वहां हाई कमीशन ने, यहां की सरकार ने चिट्ठियां लिखकर इस बारे में आगाह किया है वहां अथॉरिटीज को कि ये ठीक नहीं किया जा रहा है। पहले ही अगस्त के समय जो रिलेशनशिप्स हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में, वो डिग्रेडेड हैं। क्या आगे और भी आप कोई नुकसान होता हुआ देखते हैं इस घटना के बाद? शाहनवाज हुसैन साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, अब आने लगी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के तरफ से किया गया ये पूरा घटनाक्रम आने वाले दिनों में डिप्लोमेटिक टाइज को किधर ले जा सकता है? आपका अंदाजा क्या है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के बारे में यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए सुषमा जी ने कहा था कि ये पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है। यानी हमने तो दुनिया के सामने कह दिया, क्योंकि आतंकिस्तान में इस तरह की घटना होती है कि वो जब उनके लोग यहाँ आकर वो साजिश करते हैं, जब उनको हम डिपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में वो हमारे लोगों को झूठा परेशान करते हैं, जानबूझकर। उनके ये पिछले कई दिनों से रिपोर्ट आ रही कि जेनेवा कन्वेंशन का पूरा उल्लंघन करने में पाकिस्तान माहिर है, और पाकिस्तान अगर ये समझता है कि वो इस तरह की हरकत से उसका कोई फ़ायदा होने वाला है तो वो गलत फहमी में है। हमारे लोगों पर अगर खरोंच भी लगेगा तो उसका उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज आए और इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन है, डिप्लोमेट के साथ जिस तरह का व्यवहार है उसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे डिप्लोमेट पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं परेशान किए जाते हैं तो वो पाकिस्तान में किए जाते हैं, और पाकिस्तान को कई बार बुलाकर ये चेतावनी दी है, लेकिन वो ये हरकत से बाज आता नहीं है। और हमारे लोगों के बारे में जो आपने रिपोर्ट दिया कि वो उन्होंने कहा बुलाकर टक्कर मार दी थी और हिरासत में लिया था, पूछताछ कर रहे थे, ये सब ड्रामा है, जानबूझकर वो परेशान कर रहे हैं। ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है गफ्फारी जी? जी, आप ये बताएं कि आपके कहीं पे हमारे सफारतकार कोई इस तरह की हरकत करते हैं, आप जाते हैं, कोई जा रहा है, उसको टक्कर मार देते हैं, तो आपके क्या करेंगे? ड्रामा करेंगे? उसको जख्मी नहीं होने देंगे, वो बचा लेंगे किसी तरह से। एक बंदा जख्मी हुआ है, वो अस्पताल में जेरे इलाज है। दोनों आपके जो साहिबान थे वो BMW में निकले अपनी उससे भारतीय हाई कमीशन से, कहां जा रहे थे किसी को नहीं पता, लेकिन जब वो जा रहे थे रास्ते में उन्होंने टक्कर मारी तेज स्पीड में जो जा रहे थे। उस वक्त ऑफिसेज का टाइम होता है, सुबह 8:30 बजे हमारे यहाँ पे ऑफिसेज खुलते हैं। जब आपके ये 2 सफारतकार, 2 एहलकार जो हैं, वो तेज रफ्तार में जाएंगे और रास्ते में किसी को टक्कर मारेंगे तो पुलिस क्या करे? पुलिस क्या करे बताएं? पुलिस ने किया यही कि उनको पकड़ा और उनको थाने में बंद कर दिया। अब उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर बता देंगे। तो इसमें कौन सी साजिश, कौन सा आतंकिस्तान, पता नहीं क्या कुछ बता दिया शाह हुसैन साहब ने। शाह हुसैन साहब भरे बैठे हैं हर वक्त नफरत से पाकिस्तान के खिलाफ। वो ये भी नहीं देखते कि यार हो सकता है कोई इसमें कोई इस तरह की बात हो, वाकई वो एहलकारों से गलती हो गई हो, और गलती तो इंसान से होती है। आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं गलती होती, हर जगह पे गलती होती है। उस गलती का क्या करेंगे जी? वो गलती हुई ना, अगर सफारत का टक्कर मारे तो उसे छोड़ दें, उसे कहेंगे जी बिल्कुल आप आवाज भी जोड़े, जावेद गफ्फारी, माफी नहीं मांगेंगे उसको जाके जावेद गफ्फारी, आप वहां के पढ़े लिखे लोगों में, पत्रकारों में शामिल होते हैं।
वियना कन्वेंशन का हवाला दिया जाता है अक्सर पाकिस्तान की तरफ से। आपको पता है वियना कन्वेंशन में क्या कहा गया है डिप्लोमेट्स को लेकर और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को लेकर? बिल्कुल कहा गया है, वो है। थोड़ा तो बताएंगे आप, आपको क्या मालूमात है इस बारे में? बिल्कुल है, इसके अंदर है, उसको सफारतकारों को दी जाती है, उसके अंदर उनको इस्तिस्ना हासिल होता है, लेकिन टक्कर मारने का इस्तिस्ना नहीं है, बंदे मारने का इस्तिस्ना नहीं है, उसका प्रॉपर थ्रू चैनल। जावेद गफ्फारी, आप लोगों ने बदला लेने की नीयत से ऐसा किया है। 2016 में भी एस्पेनिश के चार्जेस में, जासूसी करने के चार्जेस में, जब हाई कमीशन की तरफ में काम करने वाले लोगों के ऊपर एक्शन इधर लिया गया, पर्सोना नॉन ग्राटा के तहत उधर भेजा गया, तो आप लोगों ने 3 दिन के भीतर उसको रेसिप्रोकेट करने की कोशिश की कि आपने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा करेंगे। आपके इधर के लोग आकर इधर जासूसी करते हुए पकड़े जाएं और वापस भेजे जाएं तो आप लोग तलाश में रहते हैं। आप लगातार पीछा कर रहे थे वहां हाई कमीशन में काम करने वाले लोगों का। ऐसा लगता है ना, आपको ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। दिनेश जी, मेरे पास फुटेजेस मौजूद है वहां पे आपके दिल्ली की, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। क्या वो आपकी सड़कें ना हो, आपका एरिया ना हो, हमारे जो कमिश्नर हैं वो खुद फोटो बना रहे हैं। वो फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कैसे पीछा किया जा रहा है, कैसे वो उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर वो रखा हुआ है, कैमरा रखा है, और हमारे उसके अंदर आवाज मौजूद है कि ये देखें मुझे हिरास किया जा रहा है, बाइक्स वाला मुझे ये जो बाइक वाले ये हिरास कर रहे हैं, ये देखें पीछे मेरे गाड़ी आ रही है, बिल्कुल इन्होंने बम्पर टू बम्पर लगाया हुआ है। ये चीजें आपके यहाँ होती हैं लेकिन आप रिपोर्ट नहीं करते। ये चीज हमारे यहाँ हम रिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए कि आपके लोगों के साथ अगर ऐसा होता है, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां लगती हैं, तो अभी तक क्या वो दुनिया के सामने नहीं आ गया होता? क्या आप लोगों ने उसकी वीडियोग्राफी करके अभी तक लोगों के सामने नहीं लाया होता? क्या ऐसा कुछ होता? अगर ये आग होती तो धुआं होता। यहां पर आग थी, वो धुआं दिखाई दिया, आपके यहां पीछा किया जा रहा था। 4 जून को ये हुआ और उसी दिन वो वीडियो डाला गया और उसके बाद कई बार ये हुआ। आपको पता है कि वियना कन्वेंशन केवल रटने और चिल्लाने से काम नहीं चलता, उसका पालन करना पड़ता है, उसके स्पिरिट का। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आगे आपकी मालूमात के बारे में पूछूंगा और अगर आपको नहीं पता होगा और बताऊंगा तो शायद आप अग्री करेंगे कि जो मैं कह रहा था वो सही कह रहा था। लेकिन मैं चलूंगा जरा विवेक काटजू साहब के पास। विवेक काटजू साहब, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि निगाह रखी जाती है दोनों ही तरफ हाई कमीशन में काम करने वालों के ऊपर, दोनों ही मुल्कों की तरफ से, लेकिन इस कदर इंटिमिडेट करना, अब ये जो बताया जा रहा है इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो निकल रहे हो और उनकी गाड़ी के सामने कोई जानबूझकर आया हो और उसके बाद इस पूरे मामले को ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया हो कि उन्होंने ओवर स्पीडिंग में किसी को टक्कर मार दी। देखिए, ये जो वाकया है इसकी पृष्ठभूमि वही है कि हमने 2 इनके हाई कमीशन के लोगों को पकड़ा जासूसी के मामले में और इनको पाकिस्तान वापस भेज दिया। उनसे बातचीत हुई और पाकिस्तान से हाई कमीशन को सौंपा गया और उनसे कहा गया 24 घंटे के अंदर इनको वापस ले जाए। जब ऐसा होता है तो मुझे थोड़ा बहुत तो राजनय का अनुभव है, तब दूसरा देश जो है वो रेसिप्रोकेट करता है और जिस देश ने निकाला है उस देश के लोगों को वापस भेज देता है। ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तूर है और हमेशा होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान ने 2 भारतीयों को, हमारे 2 कर्मचारियों को वापस नहीं भेजा। उन्होंने क्या किया, ये तय किया कि हम जो भारत, वहां पर जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो वहां कर्मचारी हैं, क्योंकि देखिए सिफारत खाने में हर डिप्लोमेट नहीं होता है, सिफारत खाने में कर्मचारी भी होते हैं और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, और ये बात आपको समझने की है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पूर्ण होती है डिप्लोमेट्स की। कर्मचारियों को जो है वियना कन्वेंशन के तहत पूर्ण डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलती। तो पाकिस्तान ने यह तय किया है कि अब 2 वापस नहीं भेजने, लेकिन शायद उन पे मुकदमा। मेरा जो मानना है वो ये है कि ये षड्यंत्र है, पाकिस्तान बहुत एक खतरे के राह पे चल रहा है और इससे दोनों देशों के रिश्तों में और गिराव आएगा, क्योंकि हमेशा एक ये दस्तूर रहा है कि अगर आप मेरे बंदों को करेंगे तो मैं आपके बंदों के साथ वही सलूक करूंगा।
और इससे रिश्ते नीचे जाते ही जाते हैं। मेरा अनुभव ये रहा है और 25 साल से मैं ये देख रहा हूं। मैंने इसको डायरेक्टली हैंडल भी किया है। 6 साल जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान संभाली है विदेश मंत्रालय में, और उन 6 सालों में बहुत ऐसे देखे हैं, लेकिन ये कभी था कि पाकिस्तान एक इस स्तर पे उतरे कि लोगों को पकड़ के झूठी साजिश बना के ड्राइवरों को वो ले जाए और पुलिस थाने में 9 घंटे रखे, बताए नहीं, सूचित नहीं करे हाई कमीशन को। इससे मामले जो हैं बिगड़ते ही जाएंगे। और मैं समझता हूं पाकिस्तान के हुक्मरान ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो जाहलाना हरकतें कर रहे हैं इससे अंजाम बुरा ही होगा और उनको नुकसान होगा, क्योंकि हमारे सब्र की भी हद होती। बहुत बार ऐसे वाक्य हुए थे जब मैं काम कर रहा था कि हम सब्र दिखाते जा रहे थे, उनसे कहते जा रहे थे कि भाई समझो, हमारे जो वहां जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ ठीक से व्यवहार करो। लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाता है तो फिर वही व्यवहार होता है जो कि दूसरा देश कर रहा है। जैसे क्या इस पानी मामले सर के में ऊपर जाने लगा है सर? सवाल ये है वो शुरू हो जाता है कि तो अभी मेरा अनुभव हम ये किस रहा जगह है कि खड़े हैं पाकिस्तान और दुबक इंतजार करने वाली स्थिति में हैं, या अब जाता है, सब्र का तो फिर पैमाना 6-8 छलकने महीने लगा है? के लिए मेजर जनरल के सिन्हा साहब। जी दिनेश जी, विवेक काटजू साहब कह रहे हैं कि एक हद होती है। क्या वो हद हो गई है? क्या वो घड़ी आ गई है? क्या वो घटनाएं अब ये बूंद बूंद से अब ये घड़ा पूरा भर चुका है या अभी कुछ शेष है? देखिए दिनेश जी, इस संदर्भ में तो ये मेरा मानना है कि ये जो घड़ा है बहुत पहले भर चुका है। देखिए, पठानकोट उरी होने के बाद ही पाकिस्तान के साथ जिस तरह से रिश्ते बिगड़े हैं और सभी लेवल पे, देखिए हम लोगों ने बहुत छूट दी, चाहे वो डिप्लोमेटिक कूटनीति का मामला हो, सामरिक मामला हो, या आंतरिक मामला, ड्रग की ट्रैफिकिंग हो, टेररिज्म का मामला हो, बहुत छूट दी, बहुत सब्र किया। देखिए अभी आप ये बता रहे थे और इनमें इसको बारीकी से देखिए। वो बोलते हैं और गफारी साहब कह रहे थे कि BMW में जा रहे थे, मेरा जाहिर है कि उसमें डिप्लोमेटिक जो प्लेट होती है, नंबर प्लेट लगा होगा, और उसके ऊपर में वो कहते हैं हिट एंड रन केस, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है हिट एंड रन केस। हिट एंड रन समझते हैं, ये बहुत बड़ा केस होता है। ये नहीं कि उन्होंने टक्कर मार दिया और पुलिस पकड़ गई। वो कहते उन पर केस लगाएगा हिट एंड रन का। और जब विवेक काटजू साहब कह रहे थे कि उनको बहुत तजुर्बा है इन चीज़ों को डील करने का, जब वो कह रहे थे कि देखिए वहाँ पर वो चलेगा, तो मैं कहता हूँ कि वो ऐसा केस बना रहे हैं जिससे कि उनको ऐसा तंग किया जाए, और ये एक बहुत डेंजरस है। पाकिस्तान इन चीज़ों को शुरुआत करता है। अब 31 मई के मामले को लें, 31 मई के मामले में क्या है, जब हम रंगे हाथ पकड़ते हैं इनके 2 डिप्लोमेट्स को, जो कि उनके वीज़ा डिवीजन में काम करता है, वो अपने को पाकिस्तानी नेशनल नहीं बताता है, वो तो आधार कार्ड प्रोड्यूस करता है कि मैं गीता कॉलोनी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है, और वो अपने नाम को भी छुपा जाता है और यहाँ के लोगों को दिखाता है। तो उसके बाद भी संयम देखिए, हमें तो पता था कि वो पाकिस्तानी है, तब भी हमने पाकिस्तान उच्चायुक्त को, उसके हाई कमीशन और उसके जो यहाँ पर मिशन है, उसको तुरंत इल्तला की कि आपके लोग ऐसे हैं, और हमने वियना कन्वेंशन के अनुसार उसको डिपोर्ट किया गया। अब आप देखिए दूसरे वहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, गाड़ी पे बैठे हैं, उसमें क्लियर कट है कि ये डिप्लोमेटिक मिशन के लोग हैं। ठीक है, उनको वियना कन्वेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिप्लोमेट्स नहीं है, मगर वो कर्मचारी हैं, उनको भी इम्यूनिटी है बहुत चीजों के ऊपर। मगर वो सातिराना अंदाज क्या है इनका, हिट एंड रन केस, और 9 घंटे तक इत्तला नहीं करते। अब आप बैठा हूं, आप भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है। पाकिस्तान के जो एक्टिंग उच्च आयुक्त हैं उनको बुला करके जब बात की गई उस समय नहीं कंफर्म किया उन्होंने। हमें पाकिस्तान के मीडिया से पता चल रहा है, गफारी साहब बता रहे हैं कि वो तो उन्होंने हिट एंड रन केस किया है। ये कौन सी देश में, पूरे विश्व में एक बनाना रिपब्लिक, एक फेल्ड स्टेट से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने पूछा, आपका सवाल बहुत, कि क्या पूरा घड़ा तो लबालब भर चुका है, उसका रिट्रीब्यूशन चल रहा है। देखिए दिनेश जी, ऐसा समा ना आए
कि आप सामरिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से अपने पूरे संबंध को विच्छेद कर दें और पाकिस्तान को इस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी आप यदि टिट फॉर टैट करते हैं तो टिट फॉर टैट, जब हमने एक किसी स्पाई को पकड़ते हैं और हम भेजते हैं, आपने 2016 की बात बताई, आपको मैं ब्रिगेडियर अब्दुल्ला की बात याद दिलाऊंगा। एक ब्रिगेडियर थे इनके, मिलिट्री अटैची, आज से करीब 10-15 साल पहले की बात है। जिस तरह से उस समय उनको पकड़ा गया था रंगे हाथ, और उसके बाद जिस तरह से हमने कार्रवाई की, मगर हम लोगों ने अपने जो कन्वेंशंस हैं, खास करके वियना कन्वेंशन के ऊपर में जो भी कार्रवाइयां हैं, उनको हमने वापस किया। अब सवाल यह है कि अगस्त के बाद ये जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं दोनों देशों के बीच में, ये पहले ही डाउनग्रेडेड हैं। हाई कमीशंस काम नहीं कर रहे हैं, वहां डेप्यूटी हाई कमिश्नर हैं, वो काम कर रहे हैं। अब अगर इस तरीके से चीजें और होती गई शाहनवाज हुसैन साहब, तो क्या डिप्लोमेटिक टाइज पर आप खतरा मंडराते हुए देख रहे हैं? देखिए, जो गफ्फारी साहब ने कहा, मेरा नाम लिया था, इसलिए मैंने आपसे इजाज़त मांगी थी कि उसी वक्त मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, तो मैं उनको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूंगा, क्योंकि ये जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली और हमारे बारे में नाम लेकर, एक तो मेरा नाम ठीक से लें आप, मैं शाह हुसैन नहीं हूँ, शाहनवाज हुसैन। दूसरी बात गफ्फारी साहब ये है, आप बड़े मासूम बनते हैं, आप कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो रूल चलता है, और आप जो रोज़ गोला बरसा रहे हैं बॉर्डर पर, वो कौन सा रूल है? वो रूल से चलते हैं। जिस तरह रोज़ आप सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, यहाँ टेररिस्ट भेजने का काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं है आपको। रोज़ टेलीविज़न पे स्टोरी आ रही है कि आप गधा पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो चाइना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आपकी मुल्क की इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब है। लेकिन आप जिस तरह की हरकत कर रहे हैं बॉर्डर पर, जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर हर बॉर्डर से आप घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं, और जब रंगे हाथ आपके डिप्लोमेट यहाँ पकड़े गए तो बहाना ले लिया कि हमारे यहाँ बड़ा ट्रैफिक होता है, बड़ा काम होता है। कौन सा काम हो रहा है आपके यहाँ? आपके यहाँ कोई काम तो हो नहीं रहा। आपके यहाँ तो सिर्फ जो खैरात ज़कात आता है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन ऑफिस चलता है? आपका तो 1 पॉइंट एजेंडा है टेररिज्म। पूरे दुनिया में टेररिज्म के लिए जाने जाते हैं, टेररिज्म इंडिया में फैलाते हैं, और आपके भी जो डिप्लोमेट आते हैं, जो आपके ISI के एजेंट जो यहाँ अटैची बनकर आते हैं, वो लोग भी इसी हरकत में रहते हैं। उनको जब रंगे हाथ पकड़ लिया तो हमारे लोगों को तंग करना था, जैसे काटजू साहब ने कहा, तंग करने के लिए और कोई बहाना नहीं मिला। आइए, आ रहा हूँ जावेद गफ्फारी, वो समाप्त कर लें, आपके पास आ रहा हूँ। आपने अभी तक सब्र से काम लिया है, थोड़ी देर और रुकिए। आपको अगर बहाना कोई और नहीं था तो कह दिया ट्रैफिक गाड़ी नहीं चला रहे, आप मुल्क नहीं सही चला रहे। हमारे लोगों पर कह रहे हैं हम गाड़ी नहीं चला रहे। आपका मुल्क चल रहा है क्या? क्या क्या आपके मुल्क में हो रहा है? मेरा सवाल शाहनवाज हुसैन साहब, आपने उनकी बातों का जवाब दे दिया हो, तो मेरा सवाल ये था कि क्या आप इसका असर डिप्लोमेटिक टाइज पर और गंभीर होता हुआ देख रहे हैं? अगस्त के समय 370 हटाने के बाद ये डाउनग्रेडेड हो चुका है ऑलरेडी, आप और असर होता हुआ देखते हैं क्या इस पर? देखिए, अभी जो बॉर्डर के हालात हैं, जो पाकिस्तान के आज हालात हैं, बार बार मार खाने के बाद भी ये सुधरते नहीं। न सर्जिकल स्ट्राइक से सुधरते, न एयर स्ट्राइक से सुधरते। इनका मर्ज जो है लाइलाज है। हमने कई बार इनके मर्ज का ऑपरेशन भी किया, कीमोथेरेपी भी दी है, और पूरे दुनिया में ये अलग थलग भी इनको किया है। अगर ये टेररिज्म से तौबा नहीं करेंगे और जासूसी करेंगे अपने डिप्लोमेट के जरिए हिंदुस्तान में, तो रिश्ते तो और खराब होंगे। सही सवाल है आपका, इनके रिश्ते सुधरने वाले कहाँ हैं? रिश्ते खराब पहले ही हैं। डिप्लोमेटिक रिश्ते इसलिए बने रहने चाहिए हमेशा हर सूरत में कि वो एक रास्ता होता है जो बिगड़ती हुई सूरतों को भी संभालता है। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक चैनल्स पर ही कुठाराघात होने लगेगा, वहां के जासूसों को पर्सोना नॉन ग्राटा करके भेज दिया गया, लेकिन इस बात से तिलमिलाए पाकिस्तान ने आज आप देखिए हिट एंड रन का केस बनाया। CISF का एक जवान और एक ड्राइवर, उनको 9.5 घंटे थाने में बिठाया गया। अब सवाल ये है गफ्फारी साहब कि किस वियना कन्वेंशन के हवाले से ये किया जा रहा है? ये ठीक है कि पूरी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जैसा काटजू साहब ने कहा, कर्मचारियों पर लागू नहीं होती, लेकिन क्या उनको हैरेस किया जा सकता है, यूं लगातार इंटिमिडेट किया जा सकता है जैसा पाकिस्तान कर रहा है? और ऐसे में क्या कोई मुल्क आपके साथ डिप्लोमेटिक टाइज को मुस्तकिल निभाता रह सकेगा?
दिनेश जी, पहली बात ये हैरेसमेंट नहीं है। मैंने आपको बड़े प्यार से कहा कि जनाब आप बताएं कि हमारे दो बंदे आपके किसी एक बंदे को हिट कर दें तो आपका कानून क्या कहता है। हमारे कानून ये था, उसने पुलिस ने उनको पकड़ा, लोगों ने वहां पे जो खड़े हुए लोग थे उन्होंने रोका उनको, वो तो भागने की कोशिश कर रहे थे गफ्फारी ना। साहब, एक बात लोगों ने अभी ये वहां पे पूछी उनको गई कि रोका। उनकी नंबर प्लेट जो गाड़ी की BMW की होगी वो सजेस्ट कर रही होगी कि ये डिप्लोमेट्स की गाड़ी है। क्या ऐसा होने के फौरन बाद हाई कमीशन को, इंडियन हाई कमीशन को वहां सूचित किया गया? क्या उनको ये जानकारी दी गई? क्या फौरन ही ये बताया गया कि ऐसा हुआ है? 9.5 घंटे बाद, 8.5 घंटे बाद कोई एक न्यूज़ चैनल इस बारे में पहले खबर देता है और उसके बाद ऑफिशियली आपके यहाँ ये बताया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या ये ठीक रिलेशन बरकरार रखने के लिए ये ठीक कदम है? क्या ऐसा किया जाना? अंधेरे में क्यों रखा जाता है 8.5-9 घंटे तक? दिनेश जी, आप माशाल्लाह आज बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, आज सुन रहे हैं और बोल भी रहे हैं। मेरी भी इसी तरह सुनिए। आप पहले बात तो ये बताएं कि कैसे पता चलेगा एक नंबर प्लेट मैं लगा के डिप्लोमेट की चला जाता हूँ रोड के ऊपर, उसकी छानबीन जरूरी है या नहीं? उसकी पहले उन्होंने पुलिस ने तो आपने छानबीन कर ली होगी ना, या 8.5 घंटे तक आप ये पता कर रहे थे कि नंबर प्लेट जेन्युइन है कि नहीं? छानबीन की ना, छानबीन करने के बाद उन्होंने अनाउंस किया। अनाउंस मीडिया के जरिए करना था ना, आप भी तो मीडिया के जरिए ही बोल रहे हैं। आपकी तरफ से भी तो मीडिया ही बोल रहा है ना, हमारी तरफ से भी हमें इन्फॉर्म किया गया। मीडिया हमारी तरफ से इसलिए बोल रहा है क्योंकि एक्शन इधर नहीं हुआ है, एक्शन आपकी तरफ हुआ है। ऑफिशियल्स वहां के जिम्मेदार हैं ये बताने के लिए। खबर चली है ना, गायब होने की खबर आपकी तरफ चली है ना, हमारी तरफ भी गायब होने की भी खबर चली थी। नहीं, गायब होने की खबर हमारे यहाँ इसलिए चली है कि हमारे यहाँ से निकले हुए 2 लोग जहां उनको पहुंचना था वहां पहुंचे ही नहीं, और काफी देर तक जब ऐसा नहीं हुआ तो ये खबर आम हुई और ये चली सब जगह। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आपके यहाँ जिन ऑफिशियल्स ने एक्शन लिया था उन्होंने इसको आधिकारिक रूप से बताया क्यों नहीं? हमने भी इसी तरह चलाई। अभी इस्लामाबाद पुलिस से खबर आई कि जनाब ये 2 शख्सियात, इनकी तस्वीरें और ये बंदे हमने पकड़े थे, ये सुबह इन्होंने एक्सीडेंट किया और उसके बाद इनके हमने छानबीन की, ये वाकई सफारतकार हैं, उन्होंने अपना दादोशुमार जारी कर दिया। तो इसमें कौन सी दिक्कत है? जो तरीका। अब जरा मैं विवेक काटजू साहब से ये भी पूछ लूं। विवेक काटजू साहब, ये जो 53 आर्टिकल्स हैं वियना कन्वेंशंस के, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आर्टिकल 29 है, जो ये कहता है डिप्लोमेट्स मस्ट नॉट बी लायबल फॉर एनी अरेस्ट और डिटेंशन, दे आर इम्यून फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, दो सेंडिंग कंट्री मे वेव दिस राइट अंडर आर्टिकल 32। तो अगर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पूरी लागू नहीं होती है तो किस हद तक लागू होती है, और क्या ये आर्टिकल 29 उन पर भी एप्लीकेबल है जिन 2 लोगों को पकड़ा गया आज हिट एंड रन के मामले में? देखिए, जब तक इनका डिप्लोमेटिक स्टेटस पूरा पता नहीं हो मुझे इस आपके प्रश्न का जवाब देना मुश्किल। लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो ये है कि अगर तो वो डिप्लोमेटिक पूर्ण डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेटिक स्टेटस उनका पूरा है, तब उन पर जो सरकार है, जैसे इस पाकिस्तान की सरकार, वो कोई मुकदमा नहीं चला सकती। हद से हद उनको वापस भेज सकती है, बशर्ते भारत इजाजत नहीं दे मुकदमा चलाने की, जो कि कभी नहीं देगा। लेकिन अगर उनका डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनकी पूर्ण नहीं है तो फिर उसमें मुझे जहां तक, जब तक फैक्ट्स पूरे नहीं पता चलेंगे, मैं अथॉरिटेटिव जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, और मैं ये अंडरलाइन करता हूं, मैं समझता हूं इस हालात में कुछ मुकदमा चलाने का स्कोप होता है। लेकिन मेरी याददाश्त में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि मामला साफ है। अगर वो मुकदमा चलाएंगे तो फिर हम भी मुकदमा चलाएंगे उनके लोगों पर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये खेल अगर वो खेलेंगे तो 2 तरफा खेल होगा। और इसीलिए मुझे जो, जहां तक मैं समझता हूं, ये उन्होंने जो किया है उसकी, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, उसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि साफ है। वो बौखलाए हुए हैं कि उनके 2 बंदे पकड़े गए थे जासूसी में, और ये क्योंकि उन्होंने हमारे 2 लोगों को वापस नहीं भेजा, इसलिए साफ है कि इस मामले को लागू होगी। ये बौखलाहट इस बात पर लागू होगी कि उधर से गोले दागे जाएं, जबरदस्ती यहां सिविलियंस को भी निशाना बनाया जाए, सीज फायर वायलेशन में नए नए रिकॉर्ड कायम किए जाएं, और ये बौखलाहट यहां पर भी लागू होगी कि डिप्लोमेटिक सैक्रोसेंस जो है उसका भी ख्याल ना रखा जाए। चौधरी इफ्तिखार गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी इफ्तिखार गुर्जर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं।
ये क्या चल रहा है गुर्जर साहब? ये कम से कम कुछ एक जगहों को तो अनछुआ रहने देना चाहिए कि वहां पर भी ये सब चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया टीवी 9 आपने मुझे लिया है इस मसले के ऊपर। देखिए, ये बड़ी एक हसास सी सूरत हाल है। अभी चंद ही दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के 2 सफारत खानों के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा के उन्हें मुल्क बदर किया। और इस तरह की जो टेंशन्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि जवाब गजल हो जाता है। एक कंट्री ज्यादती करता है, दूसरा मैं इस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि झूठे इल्जामात थे इफ्तिखार गुर्जर साहब? जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ ना कि इल्जाम तो आपने ये लगाया कि वो वहाँ कहीं खोखे के ऊपर खड़ा होकर वो समोसे खा रहा था और हमने उसको पकड़ लिया समोसा खाते हुए। तो इस तरह के मज़हकाना जो चीजें हैं वो तो आपकी तरफ से हो ही रही हैं। समोसे खाते हैं, समोसे वो लोग भी खाते हैं जो जासूसी कर रहे होते हैं। उनके पास से आधार कार्ड मिला किसी और के नाम का बनवाया हुआ, अपना नाम भी वो नकली बता रहे थे और खुद को हिंदुस्तान का रहने वाला बता रहे थे। उन लोगों को भी उन लोगों के ऊपर भी कोर्ट मार्शल हो रहा है जिन्होंने इनसे दोस्ती की और फौज के संदर्भ में इंफॉर्मेशन लीक करने की कोशिश की है। इफ्तिखार गुर्जर साहब, किसी के कह देने से कोई बात ऐसी नहीं हो जाती ना कि जो एक इल्हाम हुआ हो। कोई जबरदस्ती किन्हीं 2 लोगों को पकड़कर आरोप नहीं लगाएगा ना। अब दुरुस्त हमारे सर, हमारा कबूतर भी आपने गिरफ्तार कर लिया। आपने इस तरह का हमारा कौवा आके मार के बालाकोट के ऊपर आपने इस तरह करके हमने आपका अभिनंदन जिंदा गिरफ्तार करके इज्जत से आपको वापस किया। हम असल में पुरअमन कंट्री हैं। ये देखिए, ये नसीर अभी अगर आप देख रहे हो टेलीविजन, अगर आपको नजर आ रहा हो, लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप देख रहे हो, देखिए ये नकली आधार कार्ड वही आधार कार्ड है जो उन लोगों ने इस्तेमाल किया था खुद को यहाँ का रहने वाला बताने के लिए। ये देखिए, ये आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। आप कबूतरों की बात कर रहे हैं, कैसे शक ना हो सर? मुमकिन है कि वो किसी ने पाला हो और अपने कबूतर को पहचान देने के लिए उसके पंख रंगे हो, उसको छल्ला पहनाया हो, लेकिन जब नियत का सवाल आ जाता है, जब ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, तो हर एक बात पर लगता है, ये भी लगता है कि जो पानी पिला रहे हैं लाकर इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। जब भरोसा हिलता है तो ये होता है, लेकिन कम से कम डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस को इससे दूर रखना चाहिए ना इफ्तिखार साहब। मैं बिल्कुल आपके एग्री करता हूँ। ये असल में ट्रस्ट डेफिसिट है। छोटी सी बात होती है आ रहा हूँ तो भारत उस शहनवाज साहब रंगड़ बना देता है। रंगड़ बनाने से बात नहीं चलेगी। आपने भारत ने क्या कर लिया? अब चाइना के साथ आपके मामला खराब हैं, नेपाल के साथ खराब हैं, बांग्लादेश के साथ आप इस तरह करते रहते हैं, तो अपने हमसायों के साथ आप क्यों नहीं जिंदा रहते एक पुरअमन मुल्क की हैसियत से? क्या पाकिस्तान को ये हक भी मिल गया है कहीं से कि वो हिंदुस्तान को ये बताए इफ्तिखार साहब कि हमको चीन से कैसे रहना है, बांग्लादेश से कैसे रहना है? या कम से कम ये हक एक सॉवरेन कंट्री का होता है और उस पर छोड़ा जाना चाहिए, और हमको किससे दोस्ती रखनी है, किस हद की रखनी है और किसको जवाब देना है, ये हमारा हक है। खैर, शाहनवाज हुसैन साहब इस बारे में आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं फौरन। शाहनवाज हुसैन साहब। देखिए, चौधरी साहब सियासी रहनुमा है रूलिंग पार्टी के, और वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप अपने ही अवाम को कौवा कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने बालाकोट में कौवा मारा। अरे आप क्या आतंकी मारे गए? आप अपने पाकिस्तान, आप तो आपकी हालत ये है जब बांग्लादेश में 90,000 लोगों को खदमे में गिरा के चले गए आप जनरल न्याजी की तरह। फिर इमरान खान न्याजी जब आए तो बालाकोट के अंदर आप कह रहे हो कौवा थे वो आतंकवादी को कौवा नई जबान आपकी आ गई है क्या? आप उनको कौवा कहते हैं क्या? जो कौवा हर जगह भेज देते हैं, आपका कौवा हर जगह जाता है और काऊ काऊ करता है और वो मार खाता है। आप यही करगिल में हुआ था। आप डेड बॉडी तक को आपने क्लेम नहीं किया था, कहा था कि आपके आर्मी के लोग नहीं थे। बाद में परवेज मुशर्रफ ने माना कि वो आपके लोग थे। तो आपकी दिक्कत ये है, आप हमें दर्श न दें, हमें कोई आपके सलाह और मशवरे की जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है। हिंदुस्तान के पड़ोस में आप हैं, इसलिए पड़ोसी हैं और हमसाया हैं। कैसे हमसाया हैं? रोज टेररिस्ट भेजते हैं, रोज यहाँ बॉर्डर पर भीख में मांगकर चाइना से गोले यहाँ दागने का काम करते हैं। तो आपको तो हमने हर बार बताया है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं चाहते हैं तो आप जैसा रिश्ता चाहते हैं हम निभाएंगे उसको, और हमने निभाया है। आपको एटम मुल्क कहते थे, तो एटम मुल्क होते हुए तो सर्जिकल स्ट्राइक की, एटम मुल्क होते हुए हमने एयर स्ट्राइक की। भले आप उसको कौवा कह दें, तो आप नहीं सुधरेंगे। पूरे दुनिया में आपकी इमेज हो गई है कि एक ऐसा मुल्क है जिसका प्रोफेशन ही टेररिज्म है, आतंकवाद है कि हम साया। और ये बात अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कही थी कि आप अपना दोस्त बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं।
लिहाजा पड़ोसियों के बीच में बड़े अच्छे संबंध होने चाहिए। और यहां तो संबंध अच्छे होने की बजाय कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं की जा रही है। वहां यहां तक कि राजदूतों को जहां कहीं पर नहीं छुआ जाता, और ये आज से नहीं, जब ये वियना कन्वेंशन नहीं हुआ था उसके पहले भी ये दस्तूर रहा है कि कम से कम दूतों को, राजदूतों को इससे दूर रखा जाता था। लेकिन क्या इस दस्तूर को भी नेस्तनाबूद करने पर इफ्तिखार साहब पाकिस्तान आमादा है? देखिए जी, मैं तो सच्ची बात है एक ऐसा ख्वाब देखता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोस्त बन कर रहें। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि शाहनवाज साहब जिस तरह कायदे आज़म ने अबुल कलाम दिल्ली वाला ख्वाब हो जाएगा अगर इसके लिए एक्ट नहीं किया जाएगा। अगर अपने ख्यालों के हिसाब से अपने एक्ट्स भी नहीं रखे जाएंगे, आतंकवादी भेजे जाएंगे और ये बातें की जाएंगी जो आप कह रहे थे अभी, तो कैसे होगा साहब? आप देखिए, अब उनको हिट एंड रन पे उन लोगों को पकड़ा गया है जो अपने काम से जा रहे थे। और किसी एक चीज को मसला बना देना ये बड़ी आसानी से हो सकता है। किसी की गाड़ी के सामने किसी को भेज देना, जिन लोगों को मुस्तकिल पीछा किया जा रहा हो, जिनको हैरेस किया जा रहा हो, टेलिंग हो रही हो, स्टॉकिंग हो रही हो, उनके सामने गाड़ी के किसी को भेज दिया जाना, 9.5 घंटे तक खबर नहीं करना कि कहां पर रखे गए हैं वो लोग। अब बोलिए अपनी बात। आपका चैनल सर, बात तो करने देना, आपका टीवी है, आपका चैनल है, जो मर्जी करें, मेरी बात नहीं, मैं समझता हूं, मैं आपको इन टोटलिटी बात समझाना चाह रहा था। अब आपका जवाब लेता हूं, कहिए। एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि भारत समझ जाए, इसकी इतनी बेइज्जती हो रही पूरी दुनिया में, चाइना ने मार मार के आपका मुंह सुजा दिया। यार, आप कुछ ख्याल करना चाहिए। नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क आपके खिलाफ बोलता है, आप अपने आप को क्यों नहीं इज्जत संभालते? कौन सा अखबार पढ़ते हैं? शाहनवाज हुसैन जो है, ये इफ्तिखार गुर्जर साहब, कौन सा अखबार आता है आपके यहाँ? किस अखबार के हवाले से, किस इन्फॉर्मेशन, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास? पाकिस्तानियों का गाल सुझाया है, ये अपनी बात कर रहे हैं। ये घुसकर मारा है आपको। ये शाहनवाज हुसैन, इनको समझाएं अबुल कलाम आजाद की तरह शो बॉय ना बने। ये अगर मुसलमान है तो अल्लाह से डरे, खौफ खुदा करें। या नाम रखा हुआ है अबुल हुसैन चौधरी साहब, अबुल कलाम आजाद पे फख्र है। वो एक अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद फख्र है और हिंदुस्तानी को फख्र है। आज भी हम मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते को पाकिस्तानी भी सही नहीं मानते। अबुल कलाम आजाद के नाम पर कुछ मत बोलिए, हम लोग उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, फखरिया चलते हैं। ये आप समझे, आप टोटी ना बने, आप आलाकार ना बने, आप कठपुतली है वहां पे बड़ा हुआ। आपको शाहनवाज हुसैन बिठा दिया, नाम के साथ हुसैन रखा हुआ है और बात आप यजीद की तरह करते हैं। आप सीधी सीधी बात को नहीं करते। गुर्जर रखा हुआ है और आप कैसे कर रहे हैं चौधरी साहब? इन बातों पर उतरना है क्या? जबान है, मैं आप जो है, अगर आप नाम नहीं रखा हुआ है, आप गौतम जी इनको मेरा पूरा परिचय दे दीजिए, तब इनको पता लग जाए कि किससे बात हो रही है। गुर्जर साहब, सबसे पहले तो ये कि यहाँ हम डिबेट करने बैठे हुए हैं, ये मछली बाजार नहीं, यहाँ तमाशा नहीं करना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता समझते हुए आपको यहाँ बुलाया गया है। आप प्लीज उस बात का एहतराम करें और जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका जवाब दें। इन्होंने एक बहुत बुरी बात कही है जिसका जवाब मजहबी एक सेकंड, इफ्तिखार साहब रुकिए। शाहनवाज साहब, क्या बात कही है? हो सकता है मुझसे मिस हुई हो, आप एक बार फिर से बताइए क्या कहा इन्होंने जिसका जवाब देना आवश्यक है। इन्होंने ये कहना कि हुसैन है और यजीद की तरह बात कर रहे हैं उनके, इससे ये बहुत गलत है। ये जानते साहब, ये आपने आदत क्यों बना ली है? आप क्या सुनना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपको हम मेहमान के तौर पर बुलाएं और उसके बाद आपको बुरा भला कहें, उसके लिए आप हमको पहले प्रोवोक करें? आपसे एक सीधा सवाल पूछा गया, उसका जवाब क्यों नहीं देते? आप किससे बात कर रहे हैं आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इफ्तिखार गुर्जर साहब, मुझे नहीं मालूम आप किन किन ओहदों पर वहां शोभा बढ़ा चुके हैं, लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं हिंदुस्तान के, सबसे बड़ी पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होने की हैसियत से यहाँ बैठे हुए हैं, रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप उनके साथ इस तरीके से बात कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, अगर आपने नाश्ते में मिर्च ज्यादा खाई है तो आप मुझे बता दें, मैं आपसे नहीं पूछूंगा सवाल। जो है ना, शिकारपुर की आपको भेजता हूँ, वो आप खाइए, आपको सुकून आएगा। आप अपने लोगों को मारते हो, कश्मीर में आपने जुल्म करके यार 300 लोगों की कब्रें यहाँ पे ढूंढी जाती हैं। बलूचिस्तान की बात हो रही है, कराची की बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है, पश्तूनों के साथ क्या बिहेवियर है हमने अभी बात की क्या इस बारे में? इफ्तिखार गुर्जर साहब, अगर आपको बहुत शौक है तो मैं एक दिन तय करूंगा, उसके लिए भी तय करूंगा और उस दिन बात हो जाएगी आपसे इन सब मुद्दों पर।
आज अगर डिप्लोमेटिक टाइज के लिए हमने तय किया है कि हम बात करेंगे कि हम एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें महदूद रह सकते हैं तो ठीक है, वरना जावेद गफ्फारी मुझको कदरन ज्यादा तवाज़न वाले लग रहे हैं। यही तो बात है, शाहनवाज हुसैन को ये बता देती है, हुसैन नाम रखने से हुसैनियत नहीं आती। आप लोगों को उकसाकर उनके ऊपर वर्बल बॉलीज छोड़कर मुद्दे को भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस ट्रैप में ना मैं आने वाला हूं ना शाहनवाज हुसैन आने वाले हैं। आप हमको जाती तौर पर बातें कहकर ये जो ट्रैप बिछा रहे हैं, इस पे हम नहीं आएंगे। जावेद गफ्फारी के पास जाएंगे। जावेद गफ्फारी, मेरा सवाल ये था कि क्या हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, या हमको अब कोई लाइन, अब हम किसी भी हद को तोड़ने के लिए आमादा हैं, और उसका नतीजा हमारे यहाँ के आवामों को अगर भुगतना पड़े तो उसके लिए भी जो हुक्मरान है वो भी तैयार हैं। दिनेश जी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही अपना जवाब है कि वाकई होना चाहिए, और ये आपका और मेरा किरदार है। ये ना शाह हुसैन साहब चाहेंगे, ना इधर से चौधरी साहब चाहेंगे। हमारा आपस में मीडिया का किरदार है कि हम लोग अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें और इस चीज के ऊपर लाएं कि भाई आप एक दूसरे के अदब करोगे तो आप दूसरों को, एक दूसरे की इज्जत बढ़ेगी ना हमारी, तो हम पावरफुल होंगे। हम जब पावरफुल होंगे तो बाहर की दुनिया कम से कम हमने हमारे कितने बार कोशिश की है गफ्फारी साहब, इतिहास इस बात का गवाह है, लेकिन जैसे ही हम हाथ मिलाकर गले मिलकर मुड़ते हैं, पीठ में खंजर घोंप दिया जाता है। ये कितने बार हम करते चले जाएं, बताइए गफ्फारी साहब। के सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। के सिन्हा साहब, देखिए दिनेश जी, आपने कहा कि आप हमारे नेबर्स होते हैं, नेबर को बदला नहीं जाता। देखिए, ये तो प्रिंसिपल हम लोग लेके चले, टू नेशनल थ्योरी को भी मान लिया, मगर आप ये बताइए कि 70 के दशक में जब पाकिस्तान हद से सीमा पार करके नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में दखलंदाजी करने लगा, तो हमने हमने नेबर नहीं बदल दिए, हमने नेबर बदल दिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान हमारा वहां नहीं है ईस्टर्न फ्रंट में नेबर, अब बांग्लादेश है, वो हमारे साथ मुल्क में और दोस्ताना मुल्क। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, एक बहुत अहम खबर आ रही है, आप सबको बता दूं और उसके बाद आप लोगों से बातचीत जारी रहेगी। हाई कमीशन के 2 लोगों को उठाने पर ये जो पाकिस्तान की तरफ से फिल्मी कहानी सुनाई जा रही है, उसकी असलियत समझ लीजिए। ISI के जासूसों ने एयरपोर्ट के रास्ते से उठाया था और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने के दौरान उन्हें उठाया गया था, और ये पुलिस नहीं थी, ISI के लोग थे जिन्होंने इन्हें उठाया, और इनके ऊपर बाद में हिट एंड रन का केस लगाया गया। ये असलियत है विवेक काटजू साहब। लेकिन मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं, उसकी इजाजत दें। जो बदतमीजी शाहनवाज साहब से की है, हुसैन साहब से की है ये पाकिस्तानी बंदे ने, इससे इनको माफी मांगनी चाहिए। सर, मैं आपके पास लौटता हूं, उसके लिए मैं पहले ही इफ्तिखार साहब को कह चुका हूं, और वो एक ट्रैप है जिसमें वो हमेशा फंसाने की कोशिश करते हैं। वो सूरज के ऊपर थूक कर सूरज को मैला नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बार एक हमारे आदित्य राज कौल, हाँ, इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जो खबर मैंने आपको बताई, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आदित्य राज कौल। आदित्य साहब, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैं 3 जो भारत के वरिष्ठ विभाग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनसे सुबह से संपर्क में हूँ। ये 8:30 बजे सुबह घटना घटी थी और सबको नहीं पता कि असली कारण क्या रहे। ये 2 ऑफिशियल्स थे इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद के, जो एक ऑफिशियल थे, एक ड्राइवर थे, जो एक BMW ऑफिशियल गाड़ी थी डिप्लोमेट्स की, इंडियन हाई कमीशन के CD नंबर प्लेट की, जो एयरपोर्ट जा रहे थे, और एयरपोर्ट से इनको इंडियन हाई कमीशन के कुछ ऑफिशियल्स थे, उनको पिक करना था। और तो ये कोई एस्पियोनाज या स्पाइंग या कोई ऐसा मिशन या फिर कोई एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, पहली बात। दूसरा ये कि वो रास्ते में थे और उसी वक्त ISI के कुछ लोग आते हैं, अचानक उनकी गाड़ी रोकते हैं, और ऑलमोस्ट बहुत ही फिल्मी तरीके में झपटते हैं और दोनों को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। पिछले 7 से 8 घंटे में वो कोशिश कर रहे थे कि कोई स्टोरी रची जाए। इसके बीच में हमारे जो JS पाए हैं, दीपक मित्तल और बाकी सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने सैयद हैदर शाह, जो डिप्टी हाई कमिश्नर है यहाँ पर और एक्टिंग हाई कमिश्नर है, उनको जो है डीमार्च किया। ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली डीमार्च इसलिए होता है ताकि उनको ऑफिशियली बताया जाए कि 2 जो लोग हैं हमारे डिप्लोमेट्स वो गायब हैं, और उनको आप जल्द से जल्द, अगर आपकी कस्टडी में हैं, आप हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है और आप ISI कोई भी एजेंसी उनको अपने हवाले नहीं कर सकती। तो ये एक षड्यंत्र है, ये पाकिस्तान अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 3 अलग अलग विभाग में, नाम नहीं लेना चाहूंगा उनके,
उनसे अभी बात की है। वो कह रहे हैं कि आज रात तक उनको इंडियन हाई कमीशन के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन आगे का फ्यूचर देखना होगा कि पाकिस्तान कैसी रणनीति लेता है। क्या उनको भी पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर लेता है, किस बेसिस पे करता है, क्या एविडेंस है? क्योंकि ये जो सारा एक्सीडेंट वो बता रहे हैं, इसमें कुछ भी एफआईआर नहीं हुआ है अभी तक, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और इसका कोई भी चश्मदीद नहीं है। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी जो है पाकिस्तान के रवैये से आ रही है और फिर ये उसी को दर्शाता है कि आदित्य राज कौल साहब, पाकिस्तान ने जो स्टोरी बताई है, अभी जावेद गफ्फारी मेरे साथ बैठे हुए इस कार्यक्रम में, वो तो ये कह रहे हैं कि एक का एक्सीडेंट हुआ है, वो जेरे इलाज है किसी एक हॉस्पिटल में। मैं तो उनको पूछना चाहूंगा, क्या उन्होंने खुद देखा है, क्या उन्होंने कोई वीडियो देखा है, क्या उन्होंने कोई एफआईआर की कॉपी देखी है? क्योंकि मेरे जितने सूत्र भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं, उन सबसे मैं सुबह 8:30 बजे से संपर्क में हूं जब ये खबर आई थी। आदित्य राज कौल आप रहेंगे मेरे साथ लाइन पर? मैं इस पर जरा जवाब ले लेता हूं जावेद गफ्फारी से। जावेद गफ्फारी, कोई एफआईआर की कॉपी, कहीं कोई वीडियो, कोई सबूत है आपके पास जिसके बिना पर आप ये कह सकते हैं जो आपने कहा? हजूर, मैं यही कह रहा हूं कि अभी जो हमें इस्लामाबाद पुलिस ने अदाद-ओ-शुमार दी है, जो प्रेस रिलीज जारी की, हमने तो वो बताई। इन्होंने जो अभी आपको बात बताई है, क्या इनके पास कोई सबूत है? क्या इंडियन आपको पाकिस्तानी हाई कमीशन क्या प्रेस रिलीज है? आप जरा उसको, अगर आपके पास प्रेस रिलीज है, जरा उसको पढ़ के सुनाएंगे मुझे। क्या प्रेस रिलीज है, उसमें क्या कहा जा रहा है? मैं आपको यही पढ़ के सुना देता हूँ, एज इट इज पढ़ के सुना देता हूँ। बोलिए। उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि सुबह 8:30 बजे जब लोगों के ऑफिस जाने का टाइम होता है, ये हमारी मेन जो शाहराह है, उसके ऊपर 2 सफारतकार आपके ब्लू उसके अंदर जा रहे थे, BMW के अंदर। मैं वो ढूंढ रहा हूँ, स्टोरी निकाल रहा हूँ, ये ना समझिएगा कि मैं वो कर रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से घड़ना चाह रहा हूँ। मैं एज इट इज लफ्ज आप निकालिए। लेकिन आदित्य राज कौल साहब, इस कहानी को जो कॉन्कॉक्ट की गई है, जो आप कह रहे हैं कि इसको बनाया गया है, सोचा गया है 3-4 घंटे में कि क्या किया जाए, इसको असलियत का रंग देने के लिए कोई एक प्रेस ब्रीफ भी जारी की गई है। जावेद गफ्फारी वो पढ़ के सुनाने भी वाले हैं कुछ देर में, वो अभी ढूंढ रहे हैं। आदित्य राज कौल। देखिए दिनेश, बात ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से, जब से आपको याद होगा 2 ISI के ऑपरेटिव्स दिल्ली के करोल बाग से पकड़े गए थे और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसका वीडियो है, उसका ऑडियो है, उसके पूरी डिटेल्स हैं कि कैसे वो एस्पियोनाज मिशन में कर रहे थे। और उसी की कड़ी में आगे भी राजस्थान में छापे पड़े थे और ISI के ऑपरेटिव्स भी पकड़े गए थे। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। तब से लेकर अब तक, जब इंडिया ने दोनों ISI ऑपरेटिव जो मिर्जा एचाचे के रूप में काम करते थे पाकिस्तान हाई कमीशन में, उनको वापस भेजा और तब से ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पाकिस्तान जो है थोड़ा तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कदम उठाए। तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता था। हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको भी ये जानकारी थी और उन्होंने। जावेद गफ्फारी, आपको मिल गया क्या प्रेस ब्रीफ? जी बिल्कुल मिल गया। जी, आप जल्दी से उन लाइनों को पढ़ के सुना दें प्लीज, जो आपको मिली हुई हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने और एक शख्स को कुचलने के इल्जाम में भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों को गिरफ्तार करते हुए थाने मुंतकिल कर दिया है। सुबह 8 बजे के करीब दोनों भारतीय हाई कमीशन के एहलकार काले रंग की BMW में निहायत तेज रफ्तारी के साथ आ रहे थे और उन्होंने पैदल चलने वाले शख्स को कुचल दिया और वहां से फरार होने की कोशिश की। लेकिन सुबह का वक्त था, जिसके बायस दफ्तर में आने जाने वालों का तांता ज्यादा होता है और आजकल क्योंकि लॉकडाउन है तो गाड़ियां वहां पे कम जा रही है, वहां पे लोग ड्रॉप करते हैं और आगे पैदल जाते हैं। तो एक राहगीर को कुचल डाला उसने और फरार होने की कोशिश की। वहां पे चलने वाली दीगर जो लोग थे उन्होंने उसको रोका, गाड़ी को पहले हिट किया और फरार होने की कोशिश की। विवेक काटजू साहब, बहुत संक्षेप में, ये जो कहानी बताई जा रही है, डिमार्च कर दिया गया है, आदित्य राज कौल साहब ने बताया ये, अब आगे इसमें क्या होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो खाली ड्राइवर, अगर हुआ है, जो नहीं हुआ है, लेकिन तब तो खाली ड्राइवर इन्वॉल्व है, जो उसके साथ बैठा है उससे तो कुछ लेना देना नहीं है। तो ये 2 लोगों को खिलाफ 2 लोगों को क्यों हिरासत में ले गए? पहला फक्चर तो आपकी कहानी में, पहला बड़ा छेद, वो कहानी जो बनाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, उसकी हवा विवेक काटजू साहब ने अभी निकाल दी कि अगर ऐसा हुआ भी है, हिट एंड रन का मामला हुआ भी है, तो ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, ड्राइवर से पूछताछ होनी चाहिए थी। दूसरे व्यक्ति को हिरासत में क्यों लिया गया? पैसेंजर को जो साथ में जा रहा है उसको क्यों हिरासत में लिया गया? और अब ये कहानी 9.5 घंटे बाद क्यों बताई जा रही है? वक्त होता तो आपसे और बात करते, लेकिन दुनिया को ये पहली ही नजर में समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, इसमें सच्चाई कितनी है और इसमें साजिश कितनी है। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान सरहदों पर भी अपनी हरकतें दिखा रहा है
कूटनीतिक चैनलों पर भी आप देख रहे हैं, वियना कन्वेंशन का हवाला देता है वो खुद, लेकिन वो कितनी परवाह करता है इस कन्वेंशन की वो भी आपने देखा। और ये कुठाराघात कूटनीतिक चैनल्स पर भी अगर हो रहा है तो पाकिस्तान उस तरफ खुद ब खुद को ढकेल रहा है जहां उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज की कड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।